हम लोगों को इस वेव ऑप्टिक्स में पढ़नी है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, और उसके लिए हमने लोगों ने लेंसों के बारे में और प्रिज्म के बारे में पढ़ा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप पढ़ा। अब यहाँ नेचर ऑफ लाइट, जो लाइट है वी कैन नॉट सी लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी एवरीथिंग। लाइट की सहायता से तो हम कुछ भी देखते हैं, लेकिन लाइट स्वयं नहीं दिखाई पड़ती। लाइट का नेचर क्या है, किस तरह है, क्या उसका स्वरूप है, तो इसके बारे में ये हमको दिखता नहीं है। तो इसके लिए दो तरह की कल्पनाएं की गई। पहले लोगों ने माना कि ये किसी भी सोर्स से छोटे छोटे कण निकलते होंगे, और वो जब कण किसी चीज़ पर पड़ते होंगे तो फिर वो आके वहाँ से हमारी आँख पर पड़ते वस्तु दिखाई देती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रही कि जो उससे नहीं प्रूव हो पाई, वो उसको नहीं सिद्ध कर पाया। तो एक दूसरा एक विचार आया कि ये तरंगों के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, द लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो जब वेव्स के रूप में है तो जो भी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइट में होनी चाहिए। अगर वो लाइट में वो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो वेव्स में हैं, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो लाइट है वो वेव्स के रूप में है। वेव्स में वेव्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, ये देयर आर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, पोलराइजेशन, ये वेव्स में है। तो इसका मतलब लाइट में भी अगर ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो इसका मतलब लाइट वेव्स के रूप में है। तो वेव्स की जो थ्योरी, पहली थ्योरी दी वो हाइगेंस ने दी। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगन ने बताया कि प्रत्येक सोर्स से, फ्रॉम एवरी सोर्स, जो भी सोर्स है उससे छोटी छोटी वेवलेट्स निकलती हैं, तरंगिकाएँ, वेवलेट्स, छोटी छोटी तरंगें निकलती हैं। उन जो वेवलेट्स हैं, उन वेवलेट्स में द पार्टिकल्स ऑफ सेम फेज, जिनके एक ही फेज हैं, उनको मिलाने वाला जो प्लेन है, सरफेस है, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज ए सरफेस इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इन द सेम फेज, दे वाइब्रेट इन द सेम फेज। तो हम कह सकते हैं कि सेम फेज के जितने भी यानी जो सरफेस है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। और जो वेव फ्रंट है वो दैट बी इन थ्री टाइप्स, स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है। अगर पॉइंट सोर्स है तो उसके चारों तरफ वेवलेट्स निकलेंगी, छोटी छोटी तरंगिकाएं, और चारों तरफ उसका स्पर्श प्लेन खींचा जा सकेगा। द स्पर्श प्लेन टचिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम फेज, तो वो स्फीयर बनता जाएगा चारों तरफ को। तो कोई पॉइंट सोर्स हो तो चारों तरफ को एक स्फीयर बनता हुआ स्प्रेड करेगा। तो पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट रहता है वो स्फेरिकल होता है। इसी तरह से अगर दूर से आ रही हैं वेव्स, लाइट दूर से आ रही है, तो पहले अगर सिलेंड्रिकल में होगा या वो पहले वो स्फेरिकल में होगा, तो काफ़ी दूर आने के बाद इतना बड़ा स्फीयर हो जाएगा कि उसका छोटा सा भाग अगर लेंगे तो वो प्लेन दिखेगा। तो उसको हम कहते हैं प्लेन वेव। अगर हम कोई लीनियर सोर्स है तो उससे चारों तरफ को सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता चला जाएगा। जो वेव्स हैं दैट प्रोपोगेट परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट एक सरफेस है जिसके प्रत्येक पार्टिकल दे ऑल आर इन द सेम फेस, बट वेव ट्रेवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन है बाहर की तरफ, इधर को जा रही हैं, इस तरफ को, चारों तरफ को ये स्प्रेड करेंगी, इस तरह स्प्रेड करेंगी। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है तो वेव फ्रंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेगा। ये आपका सिलेंडर है तो इस दिशा में ये चारों तरफ को
स्प्रेड करेगा। तो इस तरह से ये जो हमारे वेव फ्रंट्स हैं, यानी द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेम फेज, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये जो हाइगन का प्रिंसिपल है क्या, हाइगन ने सपोज किया कि प्रत्येक फ्रॉम एवरी सोर्स द स्मॉल वेव्स आर इमिटिंग। स्मॉल वेव्स यानी वेवलेट्स, छोटी छोटी वेवलेट्स आर कमिंग आउट। इन वेवलेट्स की कोई स्पर्श करता हुआ, इसका जो इनवलप है, इसको स्पर्श करता हुआ जो सरफेस है, जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, वो वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्टिकल बिहेव्स एज न्यू पॉइंट ऑफ, यानी न्यू एज ए न्यू सोर्स। जितने भी उसके पार्टिकल होते हैं वो सब नए सोर्स की तरह से फिर बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वेव्स आ रही हैं और ये पार्टिकल्स हैं, दे आर इन द सेम फेस, तो इनको मिलाने वाला जो प्लेन होगा वो वेव फ्रंट है। और इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्टिकल बिहेव्स एज ए सोर्स and emits wavelets. These wavelets are called secondary wavelets. Again, the envelope of these wavelets is wavefront, and again all the points of this wavefront becomes as a source and emits the secondary wavelets. In this way, the wave propagates in the direction in the form of wavelets, secondary wavelets. तो हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है कि वेव्स इमिट द वेवलेट्स इन ऑल द डायरेक्शंस। कोई भी सोर्स है तो वो प्रत्येक दिशा में वेवलेट्स को, छोटे छोटी वेव्स को इमिट करता है। फिर उनको जो सरफेस, जो लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का प्रत्येक पार्टिकल बिहेव्स द सोर्स, न्यू सोर्स। अब इससे निकले वेवलेट्स, अब इससे, इसके प्रत्येक पार्टिकल से फिर छोटी छोटी वेवलेट्स निकलती है, विच आर नोन एज सेकेंडरी वेवलेट्स। Again, the envelope of these secondary wavelets is wavefront. The particles of this wavefront again become the new source and emit secondary wavelets. In this way, the waves traverse perpendicular to the wavefront by these many secondary wavelets. So, in this way, the light propagates in the space perpendicular to wavefront. This is the Huygens principle of secondary wavelets. तो पहली चीज़ तो है कि जो सोर्स है that emits waves in all direction. जो सोर्स है हमारा, सोर्स emits waves in all directions. अब all point on wave front, जो इसका वेव फ्रंट बना, जो इसके एक ही फेस के को मिलाने वाला सरफेस है, दैट इज वेव फ्रंट। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज न्यू सोर्स एंड इमिट्स सेकेंडरी वेवलेट्स। अब उस सेकेंडरी वेवलेट्स का जो इन्वेलप है गिव्स न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट and in turn emits secondary wavelets. In this way, the light propagates in the space perpendicular to the wavefront. If that is free space, the velocity of the light is 3 × 10⁸ meter per second. If there is any other medium, then the velocity is smaller than this. But this is the way how light travels in any medium. This is Huygens principle. Initially, Huygens supposed that these waves are longitudinal and they travel in a medium called ether.
but after polarization it was proved that the light waves are not longitudinal but they are transverse. They are transverse and there is no any medium because these waves, the light waves are electromagnetic waves which require no medium. लेकिन जो इन्होंने सपोज किया था हाइगन ने, उन्होंने ये सपोज किया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो मीडियम ईथर में चलती, और उसके लिए ये चीज़ें उन्होंने मानी कि सोर्स से छोटी छोटी वेवलेट्स निकलती, फिर उनका जो सेम फेस को मिलाने वाला जो सरफेस है दैट इज नोन एज वेव फ्रंट. Every point of that wave front becomes as new source that emits wavelets. Again the surface of same wave front again the surface of the same phase that is wave front that again emits the wavelets. In this way the wavelets are produced and the light travels perpendicular to the wave front. So this is the Huygens principle of secondary wavelets. अब ये जो लाइट ही दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको हम इससे प्रूव करके वेरीफाई कर सकते हैं कि वेव थ्योरी के आधार पर भी हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. यहाँ पर वी नो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस and the incident ray is angle of incidence. Here we see that this is the incident ray, this is direction of the light and this is wave front, this is normal to the direction of the light. So this normal is perpendicular to mm dash and here we see that this incident ray is perpendicular to the wave front. It is perpendicular to the wave front. Therefore, the angle between the incident ray and the normal is equal to the angle between the incident wave front and the surface, because this is normal to this and this normal is perpendicular to this reflecting surface, and therefore the angle between incident ray and normal is equal to the angle between incident wave front and the reflecting surface. So this is angle of incidence. Similarly, this is angle of reflection, that is the angle between the reflecting surface and the reflected wave front. Now we have to prove that these two angles are equal. This is the incident wave front, A dash B dash is reflected wave front, I is the angle of incidence and R is the angle of reflection. Now in triangles A B A dash and A B dash A dash, angle B is equal to angle B dash, both are right angles. BA is equal to A dash B dash, तो ये बराबर है ए डैश बी डैश, बी ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश. ए एक ही माध्यम के वेव फ्रंट्स हैं, दीज आर द सेम वेव फ्रंट एंड देयरफॉर दे आर इक्वल. सेम वेव फ्रंट, एक ही वेव फ्रंट है जो आगे जा रहा है. ए डैश इक्वल टू ए डैश, इट इज कॉमन and therefore these two angles are congruent, इसलिए this angle is equal to this angle and therefore I is equal to R. This is the first law of reflection. Second law of reflection is that incident ray, normal and reflected ray must be in the same plane. Here we are using the wave front. This wave front AB is perpendicular to this surface. Reflected wave front AB is perpendicular to this surface and this reflecting surface also perpendicular to this surface. It means AB
A dash B dash and M dash are in the same surface, in the same plane, because that is perpendicular to the plane of paper. They all are perpendicular to the plane of paper, therefore they are in the same plane. That is second law of reflection. So in this way we have verified that on the basis of wave theory we can prove this law of reflection. Now refraction on the basis of wave theory. The wave front is incident on this xy is a refracting surface. This A touches this surface, but B is in the first medium. The refracting index of first medium is mu1. The time B comes to B dash, A reaches A dash. But if this medium is denser than this medium, and therefore the speed in this medium is smaller than this medium, and therefore this distance is larger than this distance. जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है उतने ही समय में यहाँ से यहाँ पहुँचता है, उतनी दूरी नहीं चल पाता जितनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये नहीं है. और दिस इज द रीजन व्हाई दिस बेंड्स टुवार्ड्स दिस. जब दूरी ये कम चलेगा, ये तेज चलेगा, तो जो हमारा ये आ रहा है वेव फ्रंट, ये ऐसे पहुँचेगा तो ये तिरछा हो जाएगा. तो ये जो वेव फ्रंट है हमारा इस तरह हो गया. दिस इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट इस पर टकरा रहा है और इस वेव फ्रंट का ये हिस्सा बी डैश पर पहुंचेगा. उतनी देर में ये दूसरे मीडियम में, द सेकंड मीडियम विल रीच अप टू ए डैश. नाउ दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट. The time taken by the light wave to travel the distance BB dash in the first medium is same time taken by the light to travel in the second medium, the distance A dash. The time taken by light in medium 1 to travel BB dash is equal to time taken by light in second medium to travel A dash. The time is equal to distance upon the speed. BB dash is the distance in the first medium, and let the speed in the first medium be v1. यहाँ पर जो स्पीड है वो v1 है, and the speed in this medium is v2. Therefore BB dash upon v1, time to travel from b to b dash, is equal to A dash upon B2, and from here BB dash upon A dash is equal to V1 upon B2. Now from this triangle ABB dash, sin I, the incident wave front, and the surface, the angle between the surface and the incident wave front is I. So I sin I is equal to BB dash upon AB dash. And similarly from this triangle, and sin R is equal to AA dash upon AB dash. A 90 डिग्री है, इसलिए इसके सामने का ये दिस इज हाइपोटेन्यूज AB dash, and this is 90 degree, therefore this is the hypotenuse AB dash. Dividing this, sin I upon sin is equal to BB dash upon AA dash, and from 1 we know that BB dash upon AA dash is equal to V1 upon V2. We know from Snell's law that sin I upon sin R is equal to V1 upon V2 is equal to the refractive index of the second medium with respect to the first medium. This is the refractive index of the second medium with respect to the first medium. We can write it as 1 mu2, or we can write it as mu also. This is the Snell's law. So by this Huygens wave theory we can prove this refraction too. Now we know that V is equal to nu lambda. So when the light
goes from one medium to other, the frequency does not change, only the wavelength is changed, and therefore we can write is that mu is equal to V1 upon V2, or we can write is lambda 1 upon lambda 2. This is also equal to lambda 1 upon lambda 2. B is equal to mu V1 upon V2 lambda 1 upon lambda 2. So this is the relation between this wavelength and its velocity. Interference. Interference is a very important property of the waves. When two waves of the same amplitude and frequency moving in the same direction meet at any point, the resultant wave is the vector sum of the two constituent waves. That is, the intensity in the space is vector sum of the intensities of the constituent waves. If they are vibrating in the same direction, that is when they are in the same phase, then the amplitude will be add up, and therefore the intensity will be maximum. If they are in opposite direction, that is one is in this direction and the displacement of others in this direction, they are opposite to each other, then the resultant is minimum. So this is the interference. To find out the conditions for interference, suppose the displacement of two waves at any instant are y1 is equal to a1 sin omega t. This is displacement of one wave, and y2 is equal to a2 sin omega t plus phi is the displacement of the other wave. Phi is the phase difference between the two waves at that instant. On account of superposition, the resultant displacement when the waves superpose, due to this superposition, the displacement will be equal to the vector sum of the two waves. That is, y is equal to y1 plus y2. y1 is equal to a sin omega t, a2 is equal to sin omega t plus phi. Now a1 sin omega t और sin omega t plus 5 को हम we can write it sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. Sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. A2 is common to both. Sin omega t and sin omega t is common to this. Therefore, sin omega t is common. Here is a1, here is a2 cos phi. Here a2 cos omega t sin phi. Now, in place of a1 plus a2 cos phi, we put a cos theta, and in place of a2 sin phi, we put a sin theta. By putting this, we get that a is common to both. A is here and a is here. जब इसको a बाहर निकाल लेंगे तो sin omega t cos theta, sin omega t cos theta, and cos omega t sin theta. And this is equivalent to sin omega t plus theta. This resultant wave is similar to the constituent waves. That is, they are sine waves. The resultant wave is also sine wave. The frequency is omega and the frequency is omega. Only difference is that the phase difference between these two waves is phi. But the phase difference between this first wave and the resultant wave is theta, and also the amplitude of the resultant wave is a. To find out the value of a, we square it, इक्वेशन 1 and 2 जो हमने यहाँ रखा है, जो वैल्यूज हमने पुट की है, इनको हम स्क्वायर कर देते हैं. बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट. स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई. इसी प्रकार इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई. इधर आ जाएगा a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, देयरफॉर दिस इज a स्क्वायर. And on this side a1 square,
Here cos square phi sin square phi is equal to 1, therefore this is equal to a2 square. और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2a1 a2 cos phi आएगा, जो यहाँ है 2a1 a2 cos phi. तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, and therefore the amplitude will be equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. And because the intensity is directly proportional to the square of the amplitude, and therefore the resultant intensity I is equal to the intensity of the first wave, intensity of the second wave, and 2a1 a2 cos phi 2 under root I1 I2 cos phi. When the intensity is maximum, that is the case of constructive interference, and when the intensity is minimum, that is the case of destructive interference. For constructive interference, this value must be maximum. The maximum value of cos phi is 1. तो constructive interference के लिए cos phi must be equal to +1, और cos phi is +1, then the phase difference between the waves, the constituent waves or combining waves, the phase difference must be equal to either 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi. We can write it as 2n pi, where n is equal to 0, 1, 2 etc. इसमें से कोई भी अगर फेज डिफरेंस रहेगा तो both the waves will be in the same direction, their amplitudes, their displacements are in the same direction, and therefore they will combine to give the maximum value. And therefore in this case the maximum amplitude is equal to cos phi is equal to 1, therefore under root a1 square plus a2 square to a1 a2 is equal to a1 plus a2 का square, therefore a maximum is equal to a1 plus a2 from these three. Because maximum intensity is directly proportional to a1 plus a2 का square, this is equal to proportional to a1 plus a2 square. This is the maximum intensity. Now constructive interference cos phi is equal to +1, and therefore phi is equal to this, where n is 0, 1, 2, 3 any number. A maximum is equal to a1 plus a2. The sum of the amplitudes of the waves is the maximum amplitude from this, and intensity is directly proportional to the square of the maximum amplitude. Therefore maximum amplitude, if maximum amplitude a maximum is equal to a1 plus a2, then maximum intensity will be equal to square of this or equal to a constant quantity. Because this is directly proportional, we can multiply this by any constant a1 plus a2 square, and from this equation the value of intensity may be this, under root I1 plus under root I2 का whole square from 4. Similarly for destructive interference, when the intensity is minimum, the cos phi must be equal to -1, then phi is equal to pi, 3 pi, 5 pi, 2n plus 1 pi, n is equal to 1 to 3n नंबर. अगर हमने 0 रखा तो फिर हमको पाई प्राप्त होगा. 1 this is 1, this is equal to 3 pi, 2 this is equal to 5 pi and so on. And the path difference, जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो ड्यू टू द पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स. अगर वो वेव्स अलग अलग दूरियां तय करके पहुंचती हैं किसी जगह पर, इफ द वेव्स आर ट्रेवलिंग in the same direction but they travel or they cover a different distances, and the distances between them, the covered distances, that is the path difference. If the path difference is this much, 0 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, any this is equal to n lambda, ये perfect multiple of the lambda, then there is a maximum intensity. If this is if the path difference between the waves at that particular time is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, or 2n plus 1 lambda by 2, then the waves are in opposite phase,
and therefore we get the minimum intensity. So I minimum is equal to A1 minus A2 का square is, therefore I minimum is equal to K A1 minus A2 का square, and that can be written under root I1 minus under root I2 का whole square. यहाँ हमने ये इसका अंडर रूट लेंगे तो A1 डिफरेंस A2 लिखा है, माइनस भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर A1 इज ग्रेटर और A2 इज ग्रेटर, इसलिए यहाँ डिफरेंस लिया है. तो यहाँ डिफरेंस ही आएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कोई भी बड़ा होगा, लेकिन हमको पॉजिटिव ही मिलेगा. तो दिस इज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. नाउ इफ and therefore the ratio of the maximum and minimum intensities, we know that the ratio of maximum and minimum intensity I maximum upon I minimum, this is equal to A1 plus A2 का square upon A1 minus A2 का square. If their amplitudes are equal, as we know that the equal amplitudes, if their amplitudes are equal, then their intensities are equal. So if A1 is equal to A2 is equal to say A, हमने माना कि ये A के बराबर A1 भी है, A2 भी है, therefore I maximum is equal to 2A, A1 plus A यानी 2A का स्क्वायर, and this is equal to 4A square, and minimum intensity is equal to 0. It means if their amplitudes are equal, so somewhere where they are in the same phase we get maximum intensity, and where they are in opposite phase we get zero intensity. So this redistribution of intensities या light energy is called interference. It means the interference is the redistribution of energy. Somewhere it is zero and somewhere it is 4 times the amplitude square. So this is interference. In the case of the light waves, as we are studying wave optics, we have supposed that light travels in the form of waves. This is general interference for any wave, whether it is water waves or sound waves or light waves. But we have to study here the light waves. As we know that in light waves the separate sources cannot produce the interference pattern if the sources are separate, because the sources contain very large number of atoms, and therefore in the case of the light waves the interference cannot be easily seen, because in light waves the wavelength is very small and the light is produced by the transition of the electrons in the atoms. There are large number of atoms in any source, and therefore they are in different phases. The light coming from a light source is not in phase, and every part from the source, the light coming is not in the same phase, but the phase difference is also not constant. The phase difference is changing, and therefore if we see the interference pattern or interference
then we cannot see a interference pattern, but a white, plain white pattern is obtained. It means to see the interference pattern in the case of the light waves. The light waves, the sources must be coherent. That is, they must have the same frequency. There should not be difference in the frequency. Secondly, their amplitudes must be same. So for interference in the light waves, wavelength, amplitude, and frequency must be same. Secondly, the sources must be coherent source. That is, the phase must remain constant. There should not be change in the phase difference between the waves with time. That is, the sources must be coherent. Coherent sources. Coherent source means where the phase is constant. That is, phase difference remains constant. Thirdly, the sources must be sharp. ब्लड नहीं होना चाहिए, बहुत फैला नहीं होना चाहिए. That will be very sharp. And monochromatic. जो सोर्सेज हैं वो मोनोक्रोमेटिक हो, एक ही तरंग लंबाई की तरंगें उसमें से पैदा हो रही हूँ. तो अब इतनी व्यवस्थाएं अगर हो तो लाइट में भी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी सीन. व्हेन देयर इज ए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज देयर इज ए ब्राइट पैटर्न या ब्राइट बैंड. If there is a destructive interference, there will be a dark band, then can be obtained. तब इसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं हो, तो इसके लिए यांग ने ऐसी व्यवस्था की जिसमें ये सारी चीज़ें, सारी कंडीशंस को पूरा किया और उन्होंने जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें प्राप्त हुआ. तो हमको यांग्स एक्सपेरिमेंट को देखना है कि हाउ यांग्स प्रोड्यूस्ड द interference pattern light. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें 2 स्लिट्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं. वो सारी शर्तें जो लाइट में इंटरफेरेंस के लिए आवश्यक है वो सब इसमें पूरी कर दिया यंग्स ने. एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया, एक ही तरंग लंबाई की तरंगें इसमें से पैदा होती हैं. इससे जो हमारे ये वेव्स आ रही हैं इसके सामने 2 स्लिट्स हैं, बाकी पर्दा लगा हुआ है. इन्हीं 2 स्लिट्स से ये आगे निकलते हैं तरंगें. यहाँ से जब देखते हैं तो हमको ये 2 अलग अलग सोर्सेस दिखाई देते हैं. बिकॉज बोथ सोर्सेस हैव द लाइट फ्रॉम द सेम सोर्स, देयरफॉर दे हैव ऑल द कंडीशंस सेम. दैट इज दे आर कोहेरेंट, दे हैव द wavelength, amplitude, everything same. तो इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकलने वाली वेव्स का जो यहाँ पर जो हमारा ये बन रहा है वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट का ये दिस इज डिवाइडेड एंड वन पार्ट इज इन दिस वे एंड वन पार्ट इन दिस वे. और ये आकर के जब आता है तो इस पर्दे के ऊपर वेयर द वेव्स कमिंग फ्रॉम दीज 2 सोर्सेस आर इन द सेम फेस, वी गेट ब्राइट फ्रिंज, दैट इज कंस्ट्रक्टिव
and where they are in opposite phase, the intensity is decreases because their amplitudes are equal. Therefore, where there is destructive interference, there is a dark band, that is called fringe. So, or where there is a white, that is constructive interference. This O is at equal distance from S1 and S2. O is equal distance from these two sources, and therefore the path difference is 0. That is, the waves coming from these two sources are in the same phase, and therefore this is the bright fringe. This is the zero order bright fringe and is central bright fringe. This is zero order bright fringe. This is central fringe or zero order bright fringe. This is zero order bright fringe. तो जो ब्राइट फ्रिंज है वो केवल जीरो ऑर्डर की है, बाकी 1 से शुरू होती है. तो डार्क स्टार्ट इसके ब्राइट के बाद डार्क आएगा, बिकॉज द लाइट वेव्स रीचिंग हियर फ्रॉम दिस एंड दिस आर इन अपोजिट फेस, एंड देयरफॉर देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड देयर इज डार्क, अगेन ब्राइट देन डार्क, अगेन ब्राइट देन डार्क. नाउ लेट अस कंसीडर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट P, suppose there is a nth fringe, and let us see for bright fringe what is the condition and for dark fringe what is the condition. From this triangle here, this is perpendicular, this theta, because angle is very small, therefore theta is equal to S2m upon d. S2m upon d is equal to theta. These, with respect to this distance, these two slits are very near to each other, and therefore this angle and this angle is nearly equal, not exactly equal but nearly equal, and therefore from this triangle the theta is equal to OP upon D. OP is the distance section, that is NV fringe at P. So from these two equations, S2m upon D is equal to OP upon D. S2m is the path difference between these two waves. यहाँ से यहाँ तक तो ये बराबर है, यहाँ से यहाँ तक इतना ही ज़्यादा है, तो दिस इज द पाथ डिफरेंस S2m. Therefore the path difference between the waves from S1 and S2 is S2m, which is equal to OP into D upon D, where OP is equal to xn, n means NV fringe. इसलिए S2m is equal to xn upon D, where n is equal to n is equal to 0, 1, 2 and so on. जीरो रखेंगे तो हमारी ये जीरो ऑर्डर फ्रिंज आ जाएगी, 1 रखेंगे तो इस फ्रिंज की डिस्टेंस आ जाएगी, इसके लिए पाथ डिफरेंस आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा. फॉर ब्राइट फ्रिंज एट P, अब इस पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज हो उसके लिए कंडीशन है कि द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लेमडा. हम लोगों ने इसके पहले जो जनरल निकाला है एक इंटरफेरेंस की कंडीशन, उसमें है कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू n लेमडा, वेयर n इज इक्वल टू हियर फॉर ब्राइट फ्रिंज इज 0, 1, 2, 3 and number, and therefore xn, that is the distance from the central fringe of NV fringe is equal to n lambda upon d. This is the distance of another bright fringe from central fringe O. अब अगर हम n प्लस 1th फ्रिंज निकाल लें तो n की जगह n प्लस 1 रख दें तो ये होगा n प्लस 1th फ्रिंज. अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो फ्रिंज की विड्थ आ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी. इसलिए फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू xn प्लस 1 माइनस xn, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n से कट गया, रह गया लेमडा d अपॉन d. दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर द, we have calculated for bright fringe, but this is the same for bright and dark both. So this is the fringe width. This is the Young's experiment, or by this Young's experiment we have calculated the width of the fringe. Now
For dark fringe, the path difference between the two waves might be equal to 2n minus 1 lambda by 2. 2n minus 1 इसलिए कि this starts from 1, not from 0. n start from 1 because dark fringe starts from not from center but after bright fringe. First zero order fringe is bright and then dark. The dark starts from 1, not from 0, and therefore n is equal to 1, 2, 3. The distance from the central fringe of the nth dark fringe is this, and therefore n plus 1th fringe की distance से हो जाएगी और subtract करेंगे तो this is the fringe width. तो we see that the fringe width is same for dark and bright fringes. For both the fringes, the width is same, and therefore the angular width is equal to beta upon d. d से divide करने के lambda upon d. This is the angular width. Angular width means this is the slit, and this is the width of the fringe and this distance. This ratio is known as angular width of the fringe. इस fringe की जो angular width है वो ये है, and this is equal to width upon this distance d. This is b. That's all. एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इसमें जो फ्रिंजेस बनती हैं उनकी विड्थ निकाली, फ्रिंजेस कितनी दूर पर बनती हैं, इनकी डिस्टेंसेस की गणना की. मान लीजिए ये दीज आर टू स्लिट्स एंड द वेव्स आर कमिंग फ्रॉम दीज टू स्लिट्स टू दिस पॉइंट, एंड वी पुट ये शीट, ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ थिकनेस t and refractive index mu, then what will happen? एक्चुअली इस पर या इस पर ये दो जो वेव्स आ रही हैं, इनमें से किसी पर भी अगर हम शीट को रख देते हैं तो इस शीट के रख देने से जो फ्रिंज पैटर्न है, पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा. जिधर शीट रखी जाती है उसी तरफ को ये शिफ्ट हो जाएगा. अगर इस S1P वेव्स के रास्ते में रखा गया तो पूरा का पूरा ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये सब ऊपर खिसक जाएगा. अगर इस शीट को आपने यहाँ रख दिया तो ये पूरा का पूरा जो फ्रिंज पैटर्न है नीचे खिसक जाएगा. और ये पूरा का पूरा खिसक जाने का मतलब कि जो वो है ये नीचे चला आएगा, फिर दूसरी वाली जो फ्रिंज है उसके नीचे चली जाएगी. इस तरह से पूरा का पूरा ये शिफ्ट हो जाएगा. विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस विल नॉट चेंज. किसी और चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. केवल जो फ़र्क पड़ता है वो इसका जो पूरा पूरा फ्रिंज का जो पैटर्न है वो शिफ्ट कर जाता है. तो कितना वो शिफ्ट करता है हमको ये चीज़ निकालनी. जब हम किसी भी एक वेव के रास्ते में हमने शीट को रख दी तो शीट की थिकनेस t है. या S1P जो डिस्टेंस हमारी है ये S1P डिस्टेंस में से t कम हो गया. एयर की जो डिस्टेंस पहले S1P थी अब वो S1P डिस्टेंस नहीं रह जाएगी. अब S1P डिस्टेंस में से t डिस्टेंस घट जाएगी. S1P पहले थी, S1P में से t जो है घट गई. तो जो एयर में डिस्टेंस सब बची जो वो कितनी बची? S1P माइनस t. इतनी डिस्टेंस यहाँ बची, इतनी एयर की डिस्टेंस यहाँ है, इतनी यहाँ है. और इसके अंदर जो t थिकनेस का हमारा ये शीट रखी, इसके अंदर जो चलेगी लाइट तो उसकी ऑप्टिकल जो पाथ होगा कितना होगा? तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है μ0 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द शीट. तो ये इसके अंदर कितना ये चला? तो μt तो ग्लास के अंदर चलेगा, लेकिन वो t जो ग्लास के अंदर चली वो वायु में कितने की इक्विवेलेंट होगी? दैट इज इक्वल टू μt इन ईयर. वो ग्लास के अंदर t डिस्टेंस चलती है क्योंकि ग्लास के अंदर उसकी वेलोसिटी कम है, और उसी को जब ईयर में चलना होगा तो दैट विल बिकम इक्वल टू μt इन ईयर. तो μt जो t कम हुआ तो μt बढ़ गया. तो t तो कम हुआ और μt बढ़ा, तो कुल चेंज कितना हुआ, कितना बढ़ा? μt में से हमने t घटाया
म्यू टी तो वृद्धि हो गई, बढ़ गया, जो पाथ डिफरेंस था ये म्यू टी बढ़ा, म्यू टी बढ़ गया और टी घट गया, तो इस म्यू टी में से टी को घटा दिया, तो ये जो पाथ डिफरेंस आपका S1P है ये कितना बदला ये निकल आएगा। तो म्यू टी माइनस टी, दिस इज द चेंज इन द पाथ डिफरेंस। इसमें टी का मान आ गया तो आया म्यू माइनस 1 टू टी। तो इसलिए ऑप्टिकल पाथ जो हुआ वो म्यू टी हुआ, ऑप्टिकल पाथ इज म्यू टी एंड हेंस पाथ लेंथ इंक्रीज्ड बाई, ये पाथ लेंथ है इसकी, ये कितनी इंक्रीज करेगी, म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतनी ये बढ़ जाएगी, क्योंकि म्यू टी बढ़ी और टी घटी, तो टोटल कितनी बढ़ी, म्यू टी माइनस टी, यानी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब मान लिया कि बिफोर प्लेट इज प्लेस द पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिंज, कोई भी फ्रिंज, एनवी फ्रिंज, एनथ फ्रिंज आर एमथ फ्रिंज, तो इफ बिफोर प्लेट इज प्लेस द पोजिशन ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिंज इज वाई, दैट इज रिप्रेजेंटेड डी बाई डी इंटू डेल्टा एक्स, where delta x path length। अब न्यू पोजीशन y डैश, अब पाथ लेंथ डेल्टा x की जगह पर इतना पाथ लेंथ बढ़ गया है, देयरफॉर y डैश इज इक्वल टू डी अपॉन डी डेल्टा x म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतनी वृद्धि हो गई। तो ये y डैश, ये पोजीशन नई पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड देयरफॉर द लेटरल शिफ्ट, कितना शिफ्ट हुआ इसमें से इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेटरल शिफ्ट y0 इक्वल टू y डैश माइनस वाई विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो दिस इज द लेटरल शिफ्ट। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लेमडा डी अपॉन डी, देयरफॉर डी अपॉन डी इक्वल टू बीटा अपॉन लेमडा, डी अपॉन डी की जगह हम बीटा अपॉन लेमडा रख दें तो ये फ्रिंज विड्थ के रूप में भी ये हमें एक फार्मूला मालूम हो जाएगा। तो द शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, इसमें कहीं एन नहीं है कि किस फ्रिंज का ये शिफ्ट है, इट मीन्स सभी फ्रिंजेस एक साथ शिफ्ट होती है, दैट इज द होल फ्रिंज पैटर्न इज शिफ्टेड टुवार्ड्स द वेव वेयर शीट इज प्लेस्ड। पूरा का पूरा जो हमारा ये है फ्रिंज पैटर्न, यानी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का पूरा पैटर्न नीचे से ऊपर तक वो एक तरफ को शिफ्ट कर जाएगा या खिसक जाएगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस हैं, वो ज़्यादा ब्राइट हैं और जो डार्क फ्रिंजेस है वो अंधेरी हैं, देयर इज नो एनर्जी। इट मीन्स जो एनर्जी है वो डार्क फ्रिंजेस की जगह वाली वो कहाँ चली जाती है। तो यदि हम देखें तो ड्यू टू इंटरफेरेंस जो मैक्सिमम एनर्जी है इन ब्राइट फ्रिंजेस, दैट इज के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, वेयर दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स, एंड आई मिनिमम इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो जो इसका एवरेज हुआ टोटल एनर्जी का, मैक्सिमम और मिनिमम का आफ्टर इंटरफेरेंस, दैट इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। दिस इज द एवरेज एनर्जी, टोटल एनर्जी जितनी होती है एट आफ्टर इंटरफेरेंस। बिफोर इंटरफेरेंस, सपोज देयर आर टू वेव्स, दे डू नॉट इंटरफेरेंस, इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस, द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ड्यू टू टू सोर्सेस सेपरेटली इंडिपेंडेंटली, I इक्वल टू I1 प्लस I2, टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक की I1 होगी, दूसरे की I2 होगी। I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर और के जे कॉन्स्टेंट, के A2 स्क्वायर और के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। और दिस इज द सेम थिंग, दिस एवरेज एनर्जी, दिस एवरेज एनर्जी, दिस इज इक्वल टू दिस एवरेज एनर्जी के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। वही एनर्जी जो इसकी एवरेज एनर्जी है, वो एनर्जी इनकी अलग अलग निकालते हैं, ये भी वही आती। इट मीन्स जो टोटल एनर्जी होती है लाइट एनर्जी, दैट इज नेदर डिस्ट्रॉयड नॉट रिप्रोड्यूस्ड, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। जहाँ पर डार्क फ्रिंजेस हैं वहाँ की एनर्जी, जहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस है वहाँ को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन इंटरफेरेंस द लाइट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरफेरेंस फेनोमेना है, डेट इज द redistribution phenomena of intensity, redistribution phenomena of the intensity. Diffraction of light due to a single slit. First we should know what is diffraction of light. Diffraction means मुड़ना। जो वेव्स हैं, दैट इज ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, कि कोई भी ऑब्स्टिकल के आने पर जो वेव्स होती हैं वो किनारों से मुड़ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसी रूम में, तो दीवार के पीछे बैठे हुए आदमी को भी हम लोगों की बात सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई देती है, दीवार से पार करके नहीं जाती, वो दीवार के बगल से मुड़ जाती है, इसलिए हमको सुनाई पड़ती है। लेकिन लाइट दीवार से मुड़ करके नहीं जा सकती, बिकॉज द वेव लेंथ ऑफ द लाइट इज वेरी स्मॉल कंपेरेबल टू द डोर्स एंड विंडोज। डिफ्रैक्शन उसी ऑब्स्टिकल के द्वारा, उसी अपर्चर के द्वारा हो सकता है, द साइज ऑफ विच इज़ कंपेरेबल टू द लाइट वेव लेंथ। जो वेव लेंथ है लाइट की, उसके कंपेरेबल में जो भी अपर्चर होगा उसके द्वारा ही लाइट का डिफ्रैक्शन संभव है। और इसीलिए जो विजिबल लाइट है उसके डिफ्रैक्शन जनरल नहीं है, सामान्यता नहीं मिल सकते, क्योंकि ऐसे हमारे पास ऑब्स्टिकल्स या ऐसे अपर्चर्स अवेलेबल नहीं हैं जिनकी की जो साइज़ है वो विजिबल लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, उसकी साइज़ का हो, उसके लगभग बराबर हो। अब ये जो किसी भी कॉर्नर पर जब कोई भी वेव पहुंचती है तो उससे वो मुड़ जाती है। मुड़ जाने के बाद जहाँ शैडो है, ज्योमेट्रिकल शैडो, वहाँ भी हमको लाइट दिखाई पड़ती है। दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तो दो प्रकार का हुआ, एक हुआ फ्रिंजल, एक हुआ फ्राउनहोफर। फ्रिंजल में जो हमारा सिल्ट होती है, अपर्चर होता है, उससे सोर्स भी इनफाइनाइट दूरी पर रहता है, यानी फाइनाइट दूरी पर रहता है, और उससे स्क्रीन भी फाइनाइट दूरी पर रहता है। बट इन फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोथ आर इन इनफाइनाइट डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मीन्स द रेज आर पैरेलल, and when the rays are parallel then there is a wave front which is a plane wave front। तो इससे हमको प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। ये जो वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी बिहेव एज ए सोर्स एंड दे जनरेट वेवलेट्स। और उन वेवलेट्स के कारण चारों दिशाओं में वेवलेट्स जाती हैं, और इसीलिए जो ज्योमेट्रिकल शैडो का प्लेस रहता है वहाँ भी हमको लाइट हमको मिलती है। तो ये जो डिफ्रैक्शन के कारण से जो हमको फ्रिंजेस मिलती हैं वो इसीलिए मिलती है क्योंकि हियर द लाइट कम्स ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेटेड बाय दिस प्लेन वेव फ्रंट। तो जो वेव फ्रंट ये आई, ये लेंस है, इस लेंस के द्वारा ये रेस पैरेलल हो गई, और इसलिए यहाँ पर जो वेव फ्रंट टकराई, बाकी तो इसके अपर्चर से इससे पास होगी और ये ऑब्स्टिकल इसको रोक देगा, और इसलिए अपर्चर से जितना भाग निकलेगा उसके सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा होंगी। यहाँ पर एक स्क्रीन है विच इज एट फोकस ऑफ दिस लेंस। दीज रेज आर पैरेलल and therefore the wavelets coming perpendicular to wave front are in the same phase, and therefore they reinforce to each other and produce a principal maxima at the focus at the center at point O. Principal maxima means total energy, यानी ये large amount of energy of this light wave is concentrated at this place. Therefore this is wide as well as very intense, and this is called a principal maxima. For principal maxima we know that this is on this axis of this lens,
principal axis of the lens. But at any other point, the rays are coming due to the secondary wavelets produced by this AB slit. जो वेव फ्रंट है इसके डिफरेंट पार्टिकल्स से पैदा होती हैं और यहाँ जब पहुँचती हैं तो दे आर नॉट इन द सेम फेज, देयर इज फेज डिफरेंस। तो इस तरह से जहाँ पर उनमें फेज डिफरेंस होगा तो वेयर दे आर इन द सेम फेज, दैट इज द पाथ डिफरेंस बाय दीज वेव्स if they are lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda, then they reinforce each other. If this is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, तो there is a destructive interference. यहाँ पर क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए ये इसका मिड पॉइंट है C. Now the width of this slit is A. This is A. This is A. For this, we say all the wavelets coming from all the particles from A to B, they all are in the same phase. And they reach in the same phase, they travel same distance, therefore there is a path difference 0. But let us consider this point P. Suppose at this point P is the first minima. Minima, maxima के बाद minima आएगा. Let us suppose that this is the first minima. To be first minima here or on this side or both sides this principal maxima, for first minima the wavelets coming from different particles must oppose each other. Now divide it into two parts. There is CA and CB. The wavelets emanating from particle from AC and corresponding particle from BC, they will reach here. The path difference is lambda by 2. तो इसके और इसके सपोज ए और सी के बीच, फिर यहाँ कोई पार्टिकल है इसके बीच, फिर यहाँ कोई पार्टिकल है इसके बीच, फिर यहाँ कोई पार्टिकल इसके बीच, यू कैन से दैट सी और बी के बीच जो पाथ डिफरेंस है दैट इज लैम्डा बाई 2. तो व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज लैम्डा बाई 2, then the path difference between the wavelets between B, A and B is lambda. अगर इसके बीच में लैम्डा बाई 2 होगा तो इसके बीच में हो जाएगा लैम्डा. तो इसके बीच में द वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम ए एंड कमिंग फ्रॉम बी, द पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा. तो फॉर फर्स्ट मिनिमा एट पी ए साइन थीटा, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया and therefore this is the path difference, that is bk. For first minima at p, bk must be equal to lambda. Bk must be equal to lambda. This must be equal to lambda by 2, and therefore this must be equal to lambda, and therefore a sin theta is equal to lambda. इसका मतलब सेकंड जो सेकंड मिनिमा होगा उसके लिए हो जाएगा 2 लैम्डा, फॉर थर्ड मिनिमा हो जाएगा 3 लैम्डा, एंड देयरफॉर फॉर एनी लैम्डा, फॉर एनी मिनिमा ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा. प्लस माइनस मीन्स यहाँ होगा उतनी ही इसके दूरी पर इधर भी होगा, जहाँ पर सेकंड यहाँ होगा उतनी सेकंड यहाँ होगा, जहाँ थर्ड यहाँ होगा उतनी दूर पर सेकंड यहाँ होगा. देयरफॉर प्लस माइनस एन लैम्डा, वेयर एन इज 1 2 3, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा. बट दैट दिस इज फॉर द मिनिमास, नॉट मैक्सिमास. और वी नो that after first minima
and the second minima there should be secondary maxima. Similarly here also first minima and second minima there should be a secondary maxima. It means the secondary maxima on both the sides is in between the first and second minima as second and third minima. इसका मतलब जब the secondary minimas are in between the secondary maximas are in between the minimas, इसलिए हमने उसको बीच का निकाल लिया, 2 से डिवाइड किया, तो a sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2 for secondary maxima, and therefore for minima here for this sin theta is equal to plus minus n lambda upon a, जो यहाँ a था वो यहाँ ले आए, a is the width of the slit. Now plus minus because on both the sides, minimas are on both the side, because theta is small and therefore sin theta and theta are nearly equal, इसलिए sin theta की जगह हमने theta रखा, तो sin theta is equal to plus minus n lambda upon a, we can write is theta is equal to n plus minus n lambda upon a. इसलिए एंगुलर पोजीशन क्या होगी? एंगुलर पोजीशन ये पोजीशन, इससे नापा गया कोण, तो इसकी एंगुलर पोजीशन क्या होगी? तो इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा फर्स्ट मिनिमा की आई लैम्डा अपान ए और नीचे आएगी माइनस लैम्डा अपान ए, क्योंकि दोनों साइड में है फर्स्ट मिनिमा। दूसरे वाले की आएगी 2 लैम्डा अपान ए, यहाँ आ जाएगी -2 लैम्डा अपान ए। इस तरह से हम इनकी पोजीशंस को ज्ञात कर सकते हैं कि मिनिमास की एंगुलर पोजीशंस क्या होगी। एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं और इसी डिस्टेंस से अगर गुणा करते हैं तो इसकी हम रेखीय पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो विड्थ कितनी आ जाएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा की, इससे इसको घटा दें, इसकी बीच की जो दूरी है दैट इज द विड्थ। तो विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा अपान ए माइनस लैम्डा अपान ए दैट इज 2 लैम्डा अपान ए, और इसलिए इसकी लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी? दिस डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू, इस डिस्टेंस से हमने गुणा कर दिया, हमको इसकी एंगुलर डिस्टेंस का पता है, दिस थीटा एंड दिस इज थीटा, हियर दिस इज थीटा, थीटा 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू हमको पता है 2 लैम्डा अपान ए, एंड देयरफॉर डी से गुणा कर दिया 2 लैम्डा डी अपान ए, बिकॉज डी एंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज नियरली इक्वल, लेंस इसके बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है स्लिट के, इसलिए इसके जगह हम यह भी रख सकते हैं, and therefore the linear width 2x is equal to 2 lambda a upon a into f। तो ये हो गया इसकी, चाहे लीनियर विड्थ निकाल लें और चाहे इसकी हम एंगुलर विड्थ निकाल लें। ये तो लीनियर विड्थ हो गई, और इसकी एंगुलर विड्थ अगर निकालना है तो f को उसे डिवाइड कर दें, यानी 2 लैम्डा अपान ए द एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ इज द एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा, दिस इज एंगुलर विड्थ, इसको हम एंगुलर कह सकते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा और ये लीनियर विड्थ ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमा। इसी तरह से जो एंगुलर पोजीशन हमको मालूम है, हम इसकी लीनियर पोजीशन भी ज्ञात कर सकते हैं, लीनियर पोजीशन यहाँ से मालूम कर सकती है, ये एंगुलर पोजीशन हमको मालूम है, इसलिए लीनियर पोजीशन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी लीनियर पोजीशन हो जाएगी प्लस माइनस लैम्डा अपान ए इंटू डी, इसी प्रकार प्लस माइनस 2 लैम्डा अपान ए इंटू डी, और इस तरह से वो होता चला जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिफ्रैक्शन के बारे में। बस जो वेव ऑप्टिक्स है उसका इतना भाग है जिसको इतने की रिवीजन में ज़रूरत है, बाकी तो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड बस थ्योरी तो दैट इज सफिशिएंट।